हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और सेंटर ऑफ मास पढ़ने के बाद, उसके मोशन को पढ़ने के बाद, इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और इस कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को समझने के लिए जो प्रीवियसली हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट समझा था मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पार्ट 1 और पार्ट 2 में, वही चीज यहां हम लोग रिपीट करेंगे और उसी से कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम समझने वाले हैं। ठीक है, इस पूरे लेक्चर में हो सकता है कि कैमरा आपका ये ब्लर हो जाए, उससे घबराने की बात नहीं है। कैमरा ऑटो फोकस है, इसलिए मेरे मोशन की वजह से वो हो सकता है कि कुछ सेकंड के लिए, 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए ब्लर हो जाए, लेकिन उससे घबराने की बात नहीं है। और कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और मेरे साथ लेक्चर एंड तक देखिए। तो शुरू करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो प्रीवियसली हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, प्रीवियसली हम लोगों ने, तो हम लोगों ने पढ़ा था वो फॉर्मूला। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? तो हम लोगों ने पढ़ा था, ब्लू मार्कर से लिखेंगे ताकि आपको थोड़ा डिफरेंस मालूम चले। एफ नेट हम लोगों ने जो पढ़ा उसे लिख लेते हैं। एफ नेट वैक्टर इज इक्वल टू एम टोटल इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एफ नेट इज इक्वल टू F1 वैक्टर प्लस F2 वैक्टर प्लस डॉट 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 प्लस Fn वैक्टर। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एफ नेट वैक्टर अपॉन एम टोटल। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। और क्या चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी? तो वो ये है कि इफ एफ नेट इज इक्वल टू 0 ऑन द सिस्टम, ठीक है, एफ नेट इज इक्वल टू 0 ऑन द सिस्टम, ठीक है, एफ नेट इज इक्वल टू 0 ऑन द सिस्टम, देन इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें होंगी? तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? 0। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो जाएगा तो बट A1 नॉट इक्वल टू 0, A2 नॉट इक्वल टू 0, डॉट 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 AN नॉट इक्वल टू 0। एंड इफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, इसका मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू 0 है। और इससे यह पता चलता है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? कांस्टेंट। और इससे यह साबित होगा कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो कांस्टेंट है, लेकिन v1 नॉट इक्वल टू 0, v2 नॉट इक्वल टू 0, डॉट 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 vn नॉट इक्वल टू 0। यहां तक की कहानी हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 जो लेक्चर्स है उसमें हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अब यहां हम लोग बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम समझने के लिए इसमें एक फॉर्मूला और जो मैं लिखूंगा और जिसका काम है यहां पर, वो ये है कि हम लोगों ने सभी फॉर्मूला पढ़ा और उसमें एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा था कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 v1 वैक्टर प्लस m2 v2 वैक्टर प्लस डॉट 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 प्लस mn vn वैक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn। ठीक है, ये चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसमें समझना है ये कि अगर मैं इसे भेजूं इधर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 v1 वैक्टर प्लस m2 v2 वैक्टर प्लस डॉट 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 mn vn वैक्टर। ठीक है, अब m1 ये क्या हो जाएगा? ये सारे मासेस का सम क्या होगा? ये सारे मासेस का सम हो जाएगा टोटल मास। और वेलोसिटी क्या हो जाएगा? तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस डॉट 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 mn vn वेक्टर। यहां तक की कहानी क्लियर है? अब समझते हैं और देखें ध्यान से। तो मास एक्चुअली में क्या होगा? सारे, अगर किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को के सारे मासेस को जोड़ेंगे तो वो मास किसी भी बॉडी का क्या होता है? कांस्टेंट होता है।
और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? कांस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? कांस्टेंट। तो ये पूरा हिस्सा क्या हो गया? ये पूरा हिस्सा हो गया है, ये पूरा हिस्सा हो गया है कांस्टेंट। और हमें मालूम है कि मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, इसलिए यहां लिख सकते हैं P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस Pn वेक्टर। तो ये हमें रिजल्ट दे रहा है कि जो मोमेंटम का सम है वो भी क्या है? कांस्टेंट। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि फाइनली P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस Pn वेक्टर इज इक्वल टू क्या? 0। ठीक है, यहां तक की पिक्चर एकदम क्लियर है, यहां तक की कहानी एकदम क्लियर है। कांस्टेंट या यहां डाल दें इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये एकदम सही है। ठीक है, ये रिजल्ट हम डिराइव कर रहे हैं, तो कहां से डिराइव कर रहे हैं? इसी बात को लेकर कि एफ नेट क्या है? 0 है। मुद्दा क्या है हमारा? एफ नेट क्या है? 0 है, तभी तो ये चीजें आए। अब फिर से बात करते हैं क्या कि अगर एफ नेट 0 होगा, ठीक है, अगर एफ नेट क्या होगा? 0 होगा, तो उस पर कोई एफ नेट कहने का मतलब क्या है? कि नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स जब 0 है तो इससे यह पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन तो 0 ही है और वेलोसिटी भी क्या है? कांस्टेंट है। तो जब नेट फोर्स 0 होगा तो जो इनिशियल स्टेज होगा वही फाइनल स्टेज होगा। इस बात को यहां लिखें और क्लैरिफिकेशन के साथ कि अगर इफ एफ नेट इज इक्वल टू 0, एफ नेट क्या है? 0 है, तो इनिशियल और फाइनल दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स 0 ऑन दी सिस्टम। नेट फोर्स क्या है? 0 ऑन दी सिस्टम है। तो जो इनिशियल होगा, अब इनिशियल क्या क्या हो सकता है? तो जो भी, अब जैसे हमारे पास क्या था, हमने जो इसे पढ़ा था उसमें जो फिगर हमने यूज किया था वो फिगर क्या था? देखें ध्यान से। बहुत सारे मासेस हैं, M1, M2, M3, M4, M6, M7, Mn, और इन सारे मासेस का एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, इस सारे मासेस का, और इसमें कोई सेंटर ऑफ मास है, और ये एक्सेलरेशन हो गया इसका, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है? 0। इसका मतलब कि इस पर कोई नेट फोर्स काम नहीं कर रहा, और इसका एक्सेलरेशन ऑफ मास क्या है? कांस्टेंट। लेकिन इसके इंडिविजुअल के पास है एक्सेलरेशन और इंडिविजुअल के पास वेलोसिटी भी है। तो कहने का मतलब यह है कि चूंकि जब नेट फोर्स 0 है तो इस पर कोई एक्सटर्नल एजेंट काम नहीं कर रहा है, और जब एक्सटर्नल एजेंट काम नहीं कर रहा है तो जो इसके पास पहले होगा वही इसके पास क्या होगा? बाद में होगा। जो इसके पास पहले होगा और वही उसके पास क्या होगा? बाद में होगा। और हम देख रहे हैं कि सम ऑफ मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट भी है। हमने इसी से ये प्रूव भी किया कि जो मोमेंटम का सम है इंडिविजुअल पार्टिकल्स का वो कांस्टेंट भी है। तो दो बातें हमारे सामने नजर आ रही, एक ये कि एफ नेट 0 है तो जो इनिशियल होगा वो फाइनल होगा, और दूसरी चीज की जो मोमेंटम इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मोमेंटम है वो क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, अब अगर हम एक चीज और इसी से निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं? देखिए एक चीज और क्या निकाल सकते हैं, तो चूंकि हर इंडिविजुअल के पास क्या है? एक्सेलरेशन। हर इंडिविजुअल के पास क्या है? हर इंडिविजुअल के पास एक्सेलरेशन है, तो हर इंडिविजुअल की वेलोसिटी भी क्या होगी? चेंज होगी। इसको थोड़ा समझिए और फील कीजिए मेरे साथ साथ। हर इंडिविजुअल के पास एक्सेलरेशन है। M1 के पास एक्सेलरेशन है, M2 के पास एक्सेलरेशन है, M3 Mn के पास एक्सेलरेशन है, और हर इंडिविजुअल के पास वेलोसिटी। तो चूंकि एक्सेलरेशन है तो हर इंडिविजुअल की वेलोसिटीज क्या होगी? चेंज होगी। मतलब A1 की वजह से V1 चेंज हो जाएगा, A2 की वजह से V2 चेंज हो जाएगा। तो आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद की बात करें अगर हम, आफ्टर सम टाइम मान लेते हैं कि V1 की वेलोसिटी हो जाती है V1 डैश, V1 बिकम्स
v1 क्या हो गया, v1 becomes v1 dash because of a1, a1 की वजह से v1 क्या हो गया, v1 dash हो गया। तो सिमिलरली उसी तरह सिमिलरली v2 बन जाएगा v2 डैश, इसी तरह डॉट 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 vn बन जाएगा, vn बन जाएगा vn डैश। और जब डैश आ गया मतलब इसके पास ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटीज है कुछ समय बाद। तो अब जो इसका मोमेंटम होगा वो कितना होगा, नाउ मोमेंटम इज, मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश प्लस डॉट 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 mn vn डैश, और ये इसका सम क्या हो जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं, अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं, p1 डैश प्लस p2 डैश प्लस डॉट 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 प्लस pn डैश। और आप देख सकते हैं यहां कि सम ऑफ मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि एफ नेट क्या है, जीरो। तो जो इनिशियल वही फाइनल, इस वजह से जो इनिशियल मोमेंटम होगा वही इसका क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम होगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बात समझ में आ रही है? इसको मैं और क्लियर करता हूं और आपके दिमाग तक पहुंचाता हूं। उससे पहले आप इसे फटाक से नोट कर लीजिए, पॉज करके फिर मैं आगे बताता हूं। इसको और क्लियर और डेप्थ तक जाने की कोशिश करता हूं ताकि जहनों तक बात उतर जाए। कंजर्वेशन समझने के बाद उसको और डेप्थ तक पहुंचने के लिए ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम समझेंगे और कंजर्वेशन को और फील करेंगे। क्या क्या हम लोगों ने समझा अभी तक कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, जीरो होगा। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या समझा था, क्या क्या लिखा था कि एफ नेट अगर जीरो होगा तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या होगा, जीरो होगा, लेकिन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसी तीन बात पर पूरी स्टोरी है, देखिए। और एम क्या है यहां पर, टोटल मास। एम क्या है, टोटल मास, जो हम लोग करते आ रहे हैं। तो टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को हम और कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं एम और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और चूंकि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा क्योंकि एफ नेट जीरो है, तो ये हो जाएगा जीरो। तो देयरफॉर द आइसोलेटेड सिस्टम, याद रखिए ये कंजर्वेशन सिर्फ काम करेगा किसके लिए, आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब सिस्टम जो होगा उसे किसी भी बाहरी इन्फ्लुएंस से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं। आइसोलेटेड का मतलब होता है फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, ठीक है। आइसोलेटेड का मतलब होता है फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। ये जो कंजर्वेशन है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो पहले हम लोग कंजर्वेशन, अगर आपको कंजर्वेशन समझने में दिक्कत है तो कंजर्वेशन पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। उसका लिंक आपको यहां आई बटन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, आप जाकर देख सकते हैं। छोटा सा वीडियो है, फिर इसको आकर वापस रिज्यूम कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको सिस्टम के बारे में भी बताया और आइसोलेटेड क्या है इसके बारे में भी बताया, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम मतलब कि आइसोलेटेड जिसको दुनिया से बाहरी इन्फ्लुएंस से कोई मतलब नहीं, मतलब आइसोलेटेड मतलब फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, ठीक है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से कोई मतलब नहीं होगा। तो सिस्टम ऑफ मेनी पार्टिकल इज डिस्क्राइब बाय, मतलब कि ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है, चूंकि एक्सेलरेशन ऑफ, क्योंकि ये जो कहानी हम लोगों ने लिखा है ये एक्चुअली में यही था ना, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, और इसमें से ये सिस्टम है, ये एक सिस्टम है इन पार्टिकल्स का, और इसमें एक सेंटर ऑफ मास है। तो टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया, जीरो। और ये सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड है। तो सिस्टम ऑफ मेनी पार्टिकल को हम, मतलब इस पूरे को हम कैसे, सिर्फ इससे इस पूरे को हम कुछ इस तरह दिखा पाएंगे कि जो टोटल मोमेंटम हो गया उसका चेंज क्या हो गया, जीरो। जो अभी हम लोगों ने निकाला था यहां पर कि P1 P2 क्या आया था, कांस्टेंट कैसे आया था, वही चीज है ये, उसका कंक्लूजन है, जीस्ट है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, p मोमेंटम टोटल, क्योंकि v सेंटर ऑफ मास क्या होता है, कांस्टेंट, इसलिए ये कांस्टेंट है। ये कब कांस्टेंट होगा, तो याद रखिए जब एफ नेट क्या होगा, जीरो। तो यहां भी लिखा हुआ है कि व्हेन एफ नेट इज इक्वल टू कितना,
जीरो। मतलब यह है कि जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा सिस्टम का वो कंजर्व होगा। कब? जब ये बातें होंगी तब। जब ये बातें होंगी तब लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा? कंजर्व। कब? जब नेट फोर्स जीरो होगा और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो ऑटोमेटिक जो टोटल चेंज होगा इंडिविजुअल पार्टिकल्स का सम का, वो भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब कि इसी चीज को हम क्या कहेंगे कि सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या है? कंजर्व है। और कब कंजर्व है? जब नो नेट एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई होगा ऑन द सिस्टम। मतलब ये एक्सप्रेशन और उसी एक्सप्रेशन को ये स्टेटमेंट में लिखा गया है। और ये सब कहां से आ रहा है? इसी तीन बात से आ रहा है। और ये प्रूफ कैसे किया? तो ये पिछले इसके जस्ट पहले हम लोगों ने प्रूफ करके आए, यहां तक पहुंचे। अब और क्या लिख सकते हैं? देखिए, तो मोमेंटम इज कंजर्व्ड, एक ही बात है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम रिगार्डलेस ऑफ नेचर ऑफ द इंटरनल फोर्सेस। अगर वो नॉन कंजर्वेटिव भी होगा तो, मतलब कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम्स को इससे कोई मतलब नहीं है कि फोर्स कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव, इससे कोई उसका लेना देना नहीं है। वो दोनों जगह काम करेगा। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है? यूनिवर्सल है। मतलब माइक्रोस्कोपी माइक्रो पे भी काम करेगा और मैक्रो पे भी काम करेगा। क्यों मैक्रो और माइक्रो दोनों पर काम कर रहा है? इसलिए क्योंकि ये एक तो इंटरनल फोर्स पर डिपेंड करता है। अब आप कहिएगा इंटरनल फोर्स पर ही क्यों? क्योंकि यहां साफ साफ लिखा और हम लोगों ने समझा कि नो नेट एक्सटर्नल फोर्स। और जब नो नेट एक्सटर्नल फोर्स का मतलब ही क्या होता है? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड को और दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो वो यही शब्द है, नो नेट एक्सटर्नल फोर्स। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं। अगर कहीं भी आइसोलेटेड सिस्टम लिखा हुआ मिल जाए क्वेश्चन में या किसी टॉपिक में, तो समझ जाइए आइसोलेटेड अगर लिखा है तो समझ जाइए नो नेट एक्सटर्नल फोर्स। और नो नेट एक्सटर्नल फोर्स मतलब क्या? एफ नेट कितना? जीरो। तो बच क्या जाता है? इंटरनल फोर्स। क्या बच गया? इंटरनल फोर्स। तो अगर इंटरनल फोर्स कंजर्वेटिव हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, ये कंजर्वेशन वहां पर एप्लीकेबल होगा। इसलिए ये यूनिवर्सल है। इसलिए क्या है? यूनिवर्सल है। और ये दोनों जगह काम करेगा, मैक्रो में भी और माइक्रो में भी। और इस कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का बेस्ट एग्जांपल या प्रिंसिपल एप्लीकेशन कौन है? कोलिजन। इसलिए आप 9th क्लास में भी जब पढ़े होंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो उसमें वही कोलिजन का ही एग्जांपल लिया होगा। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। और अभी जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें भी यही चीज मिल रहा है। या अगर आपने एनएलएम में हल्का सा इसको पढ़ा होगा तो वहां भी आपने यही पढ़ा होगा, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल एप्लीकेशन यही है। तो यहां तक की कहानी क्लियर है। तो फाइनली हम कंक्लूजन को अब क्या लिख सकते हैं, जिसे आपको दिमाग में, ये सब दिमाग में रखना है, लेकिन अगर ये सब ना रख पाए तो इसे जरूर दिमाग में रखिएगा। क्या है? क्योंकि क्वेश्चन हम लोग इसी पर सॉल्व करेंगे। क्या है कंक्लूजन? क्या निकला कि नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम अगर जीरो हो तो लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। हेंस सेंटर ऑफ मास कैसे मूव करेगा? कांस्टेंट वेलोसिटी से। इसलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो है, मतलब मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या हो गया? रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब रेट जो है वो जीरो है, इसका मतलब वो फिक्स्ड है, वो कांस्टेंट है। और इससे कंक्लूजन क्या निकला? जितना इनिशियल मोमेंटम होगा उतना ही फाइनल मोमेंटम होगा। क्यों? क्योंकि चेंज ही नहीं हो रहा है, रेट उसका फिक्स्ड हो गया है। कैसे फिक्स्ड हो गया? तो यहां हम लोगों ने उस चीज को देखा है और करते हुए आ रहे हैं। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे और इसके तह तक जाएंगे कि इस तरह के कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन किस तरह का रहेगा और कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो इसे फटाक से आप नोट कर लीजिए ताकि मैं साफ करूं और क्वेश्चंस बताऊं। अब यहां पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक गन है और उस गन से एक बुलेट फायर की जा रही है। ठीक है, गन का मास कितना है? 6 किलो और बुलेट का मास है 20 ग्राम। और बुलेट जो फायर हुई है वो उसकी वेलोसिटी कितनी है? 600 मीटर पर सेकेंड। आपको फाइंड करना है रिकॉइल वेलोसिटी। आपको फाइंड करना है रिकॉइल वेलोसिटी। तो ये किस पर बनेगा? ये जो बक्सा में जो मैंने लिखा हुआ है इसी पर बनेगा। क्या है ये?
तो हमने पढ़ा है जितना मोमेंटम पहले उतना ही मोमेंटम बाद में। तो फायरिंग करने से पहले मान लीजिए ये अगर गन है तो ये इनिशियली क्या है, रेस्ट में है, तो बंदूक भी रेस्ट में है, बुलेट भी रेस्ट में है, तो जितना मोमेंटम पहले उतना ही मोमेंटम बाद में। तो इनिशियल बराबर कितना, फाइनल। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, 0, क्योंकि बुलेट और ये सब बंदूक ऐसे जब मैं फायर करूंगा तब वो निकलेगी, लेकिन इनिशियली बुलेट इसके अंदर है और गन ऐसे स्टेशनरी है, तो इनिशियल मोमेंटम 0। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा, कैपिटल एम से हम दिखाते हैं इसको, मास ऑफ गन, कैपिटल एम हो गया मास ऑफ गन का, स्मॉल एम हो गया मास ऑफ बुलेट, तो एम, और इसकी रिक्वायर्ड वेलोसिटी ये पीछे आएगी तो मान लीजिए v, तो माइनस v, क्योंकि पीछे आएगी इसलिए साइन हम ले रहे हैं माइनस v, प्लस ये आगे जा रहा है तो कितना हो जाएगा mu। अब इसको सॉल्व करिए और वैल्यू डाल दीजिए, तो mv इधर आ जाएगा तो आ जाएगा mv बराबर mu। m क्या है, कैपिटल M कितना है, 6 किलो, v हमें फाइंड करना है, m कितना है 20 ग्राम, इसको 1000 से भाग दे देंगे तो ये केजी में आ जाएगा, इनटू u कितना है 600 मीटर पर सेकेंड। बस अब इसे सॉल्व कर देना है, 6 से 600 बार में, और 20 से 20, ये सिंगल सिंगल कितना आ गया v बराबर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है रिकॉइल वाला जो हम लोग बना रहे हैं, किस पर, इस पर गन और बुलेट के लिए कंजर्वेशन का। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, देखिए दूसरा एग्जांपल यहां पर, ये दूसरा एग्जांपल है। ये दूसरा एग्जांपल क्या कर रहा है कि जैसे एक ट्रॉली है, ठीक है, एक ट्रॉली है, उसके ऊपर कोई चढ़ा हुआ है और कोई मैन है जो चढ़ा हुआ है और वो जंप करता है, ठीक है, इनिशियली वो चढ़ा हुआ है, कुछ उसने देख लिया होगा और वो क्या कर रहा है, जंप कर रहा है, किस पर से, ट्रॉली पर से। तो u वेलोसिटी से वो जंप हुआ, u वेलोसिटी से वो जंप हुआ, तो आपको बताना है कि ट्रॉली जो है वो पीछे जाएगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वही रिक्वायर्ड वेलोसिटी यहां ट्रॉली की निकालनी है। तो मान लेते हैं कि मास लेट सॉल्यूशन, क्वेश्चन समझ में आया, एक ट्रॉली है, ट्रॉली के ऊपर एक आदमी है और आदमी खड़ा है, ट्रॉली भी रुकी हुई है, तो इनिशियली सब 0 है क्योंकि कोई मूव नहीं कर रहा है रेस्ट में। अब जैसे ही ये जंप करता है, कितने से, u से जंप किया, और ये u जो है ये किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, ट्रॉली के रेस्पेक्ट में, ठीक है, जंप किया। तो आपको बताना है कि ट्रॉली जो है v वेलोसिटी से जाएगी तो वो v का वैल्यू कितना होगा। तो सेम कहानी है, इनिशियली सब 0 है और कंजर्वेशन, क्योंकि कोई नेट फोर्स काम नहीं कर रहा है, ना इस पे, इसलिए कंजर्वेशन काम करेगा। तो P इनिशियल बराबर क्या हो जाएगा, P फाइनल, ठीक है। और आपको एक चीज और समझना है कि ये जो भी हम लोग सॉल्व करेंगे उसके लिए हम लोग फ्रेम कौन सा लेंगे, ग्राउंड फ्रेम, ठीक है, फ्रेम कौन सा लेंगे, ग्राउंड फ्रेम, ठीक है। तो ग्राउंड फ्रेम अगर हम ले तो इनिशियल और फाइनल, तो इनिशियली क्या है 0, तो ये हमें फाइनली निकालना है। अब ग्राउंड फ्रेम से अगर कोई देखेगा तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा ग्राउंड फ्रेम से, ठीक है, ग्राउंड फ्रेम से अगर कोई देखेगा तो उसका मोमेंटम कितना देखेगा, तो इसका स्मॉल m मास है और ये गया किधर, u, किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, तो ये इधर मान लेते हैं कि v से गया। तो जो ग्राउंड पर से देखेगा उसके लिए इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो स्मॉल m इंटू u, और u माइनस v। अब कहिएगा माइनस v क्यों, क्योंकि सुपर इंपोज, याद कीजिए, अगर कोई a इधर जा रहा है v वेलोसिटी से और कोई b जा रहा है v वेलोसिटी से, तो अगर हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, तो a में से हम b को क्या कर देते थे, घटा देते थे, सुपर इंपोज। तो हम क्या करेंगे, a का निकालना है b, तो b को रोक देंगे, तो हम a पर भी रोकना पड़ता था, यही सुपर इंपोज हम लोग काम करते थे। तो vb यहां भी लगा दिए, va यहां भी लगा दिए, सॉरी यहां लगा दिए vb और यहां भी लगा दिए vb, तो इसका आ गया va माइनस vb, ये रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहां पर भी अगर हम आगे जा रहा है तो u से जा रहा है, पीछे गया कितना से b, तो u माइनस v। अब ट्रॉली के लिए करें, ट्रॉली का मास कितना है m, ठीक है, और इधर जा रहा है कितना से, v से, तो माइनस v, साइन कन्वेंशन, इधर जा रहा है माइनस v। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा mv mu माइनस mv।
ठीक है, v कॉमन कर लेना है तो आ जाएगा एम वी बराबर एम स्मॉल एम यू, ठीक है, ये कैपिटल एम है, ध्यान रखिएगा ये कैपिटल एम है, ठीक है, माइनस एम वी, ये इधर आ गया तो कितना आया प्लस में, एम वी प्लस एम वी इज इक्वल टू एम यू, और v कॉमन लेके भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू एम यू अपॉन एम प्लस एम। ये आ गया रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, ठीक है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। तो कैसे निकाल रहे हैं ये समझ में आ रही है बात आपको, किस तरह से हम क्वेश्चंस इसको कर रहे हैं। अभी और एग्जांपल करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लो फटाक से। नंबर 3 क्या है, तो ए रेल रोड कार। रेल रोड कार कहने का मतलब कि आपने कभी देखा होगा जब आप क्रॉसिंग पर, रेलवे क्रॉसिंग पर रुके होंगे तो आपने देखा होगा कि एक ट्रैक कुछ इस तरह, और ट्रैक पर छोटी सी गाड़ी कुछ इस तरह रहती है, ठीक है, जिस पर कुछ लोग बैठकर बस मुआयना करने जाते हैं कि ट्रैक कहां पर सही है कहां पर सही नहीं है, ठीक है, इस तरह की एक छोटी सी गाड़ी रहती है। तो वो उसी के बारे में कह रहा है कि एक रेल रोड कार ऑफ मास m, इसका मास कितना है, ठीक है, इसका अगर हम FBD बनाएं तो ये कुछ ऐसा होगा, ये एक रेल रोड कार है, ठीक है, इसको भी मिटाओ, ये एक रेल रोड कार, इसका मास कितना है, ठीक है, इसका मास कितना है, इसका मास है कैपिटल M, ठीक है, इसका मास कितना है कैपिटल M, इसका मास है कैपिटल M, और इस पर मूविंग विथ कैपिटल M विथ ए मैन, इसके ऊपर एक आदमी भी है, ठीक है, इसके ऊपर एक आदमी भी है जिसका मास कितना है स्मॉल m, ठीक है, इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी v1, मतलब ये पूरा सिस्टम इधर मूव कर रहा है कितना से, v1 से, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि रेल रोड कार जिसका मास कितना है कैपिटल M, और इसके ऊपर एक आदमी है जिसका मास स्मॉल m है, और ये पूरा सिस्टम v1 वेलोसिटी से इधर जा रहा है, ठीक है, मतलब ये पूरा सिस्टम है, इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब एफ नेट क्या है यहां पर, एफ नेट जीरो है, तो कंजर्वेशन काम करेगा, कंजर्वेशन हम यहां लगाएंगे, और टॉपिक भी हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो जितना है इनिशियल मोमेंटम उतना ही फाइनल मोमेंटम, इसी का यूज करेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे। आगे क्या कहता है कि द मैन जंप्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए कार विथ ए वेलोसिटी u, मतलब इस आदमी के दिमाग में कुछ आया, तो ये बिफोर सिचुएशन है, बिफोर, ठीक है। आफ्टर क्या है, बिफोर ऊपर लिख देते हैं, बिफोर, ये बिफोर है, ठीक है। आफ्टर क्या कहानी है इसमें, तो देखिए आफ्टर क्या है कि इस आदमी के दिमाग में कुछ चला और ये क्या हुआ, जंप कर गया, जंप्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जैसे मान लीजिए ट्रैक पर चल रहे हैं और बहुत सारी मूवी सीन में आपने देखा होगा कि ट्रेन चल रही है और ट्रेन के ऊपर है और वो कूदता है, जंप करता है, तो ठीक उसी तरह यहां पर द मैन जंप्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए कार, तो इधर चल रही है कार, तो ये जंप भी इधर ही करता है, ठीक है, तो ये जंप भी इधर ही किया, ठीक है, ये जंप भी इधर ही किया, और जंप करके, ठीक है, ये जंप करके कुछ आगे आ गया, ठीक है, जंप किया कितने से, जंप्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए कार विद वेलोसिटी u, ये जंप किया कितना से, u, और ये जो u है किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू कार के रिस्पेक्ट में। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द मैन एंड दैट ऑफ द कार आफ्टर जंप, मतलब इसकी वेलोसिटी निकालनी है और इसकी भी वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर जंप। तो देखिए जब ये जंप किया, ये बिफोर सिचुएशन आपको समझ में आ रहा है, और चूंकि हम सीधे कंजर्वेशन लगाएंगे तो कंजर्वेशन लगाना है जितना इनिशियल उतना ही फाइनल, क्योंकि ये एक सिस्टम है और ये आइसोलेटेड है और इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0। अब ये आफ्टर क्या हुआ कि ये जंप किया स्मॉल m, ठीक है, जंप किया, और ये कैपिटल M, डायरेक्शन ऑफ द कार, और इसकी वेलोसिटी कितनी है u विथ रिस्पेक्ट टू कार, तो हमें निकालना फाइनल वेलोसिटी किसकी, फाइनल वेलोसिटीज दोनों की, मैन की भी और कार की भी, ठीक है, कब, आफ्टर जंप निकालना है, तो यहां पर बैठाएंगे P इनिशियल बराबर P फाइनल। इनिशियल सिचुएशन एकदम क्लियर है, ये पूरा एक सिस्टम इतना से चल रहा है, तो m प्लस m इंटू v1,
ये इनिशियल सिचुएशन एकदम क्लियर है। फाइनल सिचुएशन थोड़ा देखें तो फाइनल सिचुएशन क्या होगा, फाइनल सिचुएशन होगा, और याद रखिए ये जो भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे इसमें ऑब्जर्वर कहां था, ऑब्जर्वर कहां था, ऑब्जर्वर था ग्राउंड पर। तो फ्रेम कौन सा लेना है, ग्राउंड फ्रेम, ठीक है, फ्रेम कौन सा लेना है, ग्राउंड फ्रेम। अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखें तो इस ट्रॉली का, ये जो कार है, इस कार की वेलोसिटी मान लेते हैं कितनी, v2। कार की वेलोसिटी कितनी मान लेते हैं, v2, क्योंकि कार तो इधर ही चल रही है, तो कार की वेलोसिटी कितनी हो गई, v2। तो कैपिटल M, ठीक है, v2। अब इसकी बात करें तो इसके पास वेलोसिटी u है, ठीक है, u वेलोसिटी है, तो ये कितना हो जाएगा, स्मॉल m इंटू u प्लस v2। अब आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि यहां पर mv2 तो समझ रहे हैं कि कार की वेलोसिटी आफ्टर जंप v2 मान लिए हैं, इसलिए कार का मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी mv2। लेकिन इसके साथ u और प्लस v2 क्यों, इसलिए v2 क्योंकि जो ऑब्जर्वर ग्राउंड से देख रहा है, वो ग्राउंड से जब देखेगा तो इसके पास जो वेलोसिटी है वो प्लस इसकी ट्रॉली की वेलोसिटी दोनों जुड़ जाएगी। ठीक वैसे ही समझिए जैसे मान लीजिए कि अगर आप रुके हुए जमीन पर, मतलब जमीन है और उस पर आप 10 की स्पीड से दौड़ रहे हैं, तो आपकी वेलोसिटी कितनी है, 10 है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर कोई ट्रेन दौड़ रही है और ट्रेन की वेलोसिटी है कितनी, 60, और आप उस पर 10 की स्पीड से दौड़ रहे हैं, तो अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपकी कितनी हो जाएगी, 60 प्लस 10, 70 के स्पीड से आप दौड़ रहे हैं। वही कंसेप्ट यहां है कि ये खुद भी दौड़ रहा है और जिस पर दौड़ रहा है वो भी दौड़ रही है, इसलिए दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। कार के रिस्पेक्ट में तो u है, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, u प्लस v2। अब इसमें हमें क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी मैन की क्या है, यहां फाइनल वेलोसिटी मैन की है u प्लस v2 और कार की है v2। तो कोई बड़ी बात नहीं, इसमें से v2 एक तरफ रखेंगे तो कार की निकल जाएगी, u प्लस v2 एक तरफ रखेंगे तो मैन की निकल जाएगी। अब क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए इसमें से इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, ठीक है, m प्लस एम इंटू v1 बराबर आ गया m v2 प्लस m u प्लस v2। तो पहले v2 अगर हम निकालें तो v2 निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए m प्लस m v1 इज इक्वल टू m v2 प्लस ये कितना आ जाएगा m u प्लस m v2। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, तो m प्लस m v1 इज इक्वल टू दोनों में से, दोनों mu को इधर भेज दीजिए, mu को इधर भेज देंगे तो माइनस mu, और दोनों में से v2 कॉमन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा m प्लस, इसको इधर भेज देना है, इधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा m प्लस, डायरेक्ट लिख देते हैं अरेंज करके, v2 इज इक्वल टू, ठीक है, v2 इज इक्वल टू m प्लस m इंटू v1 माइनस mu अपॉन m प्लस कैपिटल M इन प्लस कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये आंसर किसका, v2 किसका है, कार का। तो इसको फटाक से नोट कीजिए, फिर उसके बाद u प्लस v2 का एक्सप्रेशन निकालते हैं। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए। v2 हम लोगों ने निकाल लिया, अब निकालते हैं u प्लस v2। तो ये भी इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो ये क्वेश्चन मैं मिटा देता हूं और इसी में ये काम हो जाएगा। काम क्या करना है, देखिए u प्लस v2 ये है फाइनल वेलोसिटी किसकी, मैन की। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ मैन, फाइनल वेलोसिटी ऑफ मैन की फाइनल वेलोसिटी u प्लस v2। तो इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो u प्लस v2 का वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, v2 का वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, कितना आएगा m प्लस m इंटू v1 माइनस mu अपॉन m प्लस m, एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा m प्लस m, एलसीएम आ गया
इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एम यू प्लस स्मॉल एम इंटू यू प्लस एम वी वन माइनस एम यू, ठीक है, माइनस यू प्लस यू कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा कितना, फाइनल आंसर आ जाएगा u प्लस वी बराबर, ठीक है, u प्लस वी बराबर आ जाएगा m प्लस एम, ठीक है, m प्लस एम वी वन प्लस एम यू अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ठीक है। ये दूसरा जवाब मिल गया हमें, तो ये भी आप नोट कर लो फटाक से। उसके बाद तो यहां तक का कंसेप्ट आपके दिमाग में आ गया होगा, मालूम चल गया होगा कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।